नोएडा के अंदर एक हॉस्पिटल है, प्रकाश हॉस्पिटल, जो कि अराउंड 100 या 110 बेड के आसपास का है। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। तो ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, मैंने जस्ट ये देखने के लिए गया था कि कितनी ये सैलरी देते हैं और क्या ड्यूटी आवर्स है, कैसी है सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था। तो मैं आपको सारी चीज़ें आगे बताता हूँ कि क्या वो सैलरी देंगे, क्या चीज़ें। और उसके बिना इसमें ना मैं सबसे मेन चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ, इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वीडियो के अंदर, हो सकता है वो आपकी मैक्सी या मेदांता की भी इंटरव्यू क्लियर करवा दे। ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं तो सेक्टर 33 में ये पड़ता है। नर्सिंग वालों को तो ये लेते ही हैं, लेकिन अगर आपने BAMS की भी डिग्री करी है तो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली में के ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर या उससे ऊपर वालों को ही लेते हैं, नीचे वालों को नहीं लेते। लेकिन इसमें BAMS को भी लेते हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया था तो एक स्टाफ था जो BAMS था, हाँ ना, डॉक्टर था मतलब, तो वो भी इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तो उनकी भी इंटरव्यू हुई थी वहाँ पे। NABH भी है, NABL भी है, 100 बेड से ऊपर है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वैकेंसीज की बात करूँ तो GNM BSc अगर आपने करी है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। फ्रेशर हो, फीमेल हो, जा सकते हो, लेकिन छोटे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहती नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं गया था उस दिन 2 स्टाफ का रेजिग्नेशन था और वो साइन वाइन करवा रहे थे, तो मुझे इसलिए पता चला कि उनका रिज़ाइन है। तो मैंने उनसे बात भी करी, उनसे थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में भी पूछा, तो वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम सैलरी की बात करें कि सैलरी कितनी है। देखो, एज ए फ्रेशर अगर आपको वो रख लेते हैं तो आपको 18-20 हज़ार सैलरी देंगे, या हद 21 हज़ार देंगे, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि छोटा हॉस्पिटल है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज़्यादा सैलरी, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मेरी लास्ट सैलरी 45 है, और उन्होंने मुझे पूछा आपकी इन हैंड है या मतलब आपकी CTC है। मैंने उनको बोला नहीं, मुझे मेरी इन हैंड सैलरी है, CTC नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं CTC होगी, इन हैंड नहीं होगी। तो मुझे उससे थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि ये सैलरी में थोड़ा सा चिक करेंगे। तो मैंने उनको बोला नहीं, मेरी इन हैंड 45 है, तो अगर आप इससे ऊपर दे सकते हो तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ कि कम से कम मुझे 6 से 7 हज़ार एक्स्ट्रा मिले। तो वो बोले चलो ठीक है, देख लेते हैं, पहले आप अपनी इंटरव्यू दे दो। तो मतलब इससे थोड़ा सा मुझे ये आइडिया लग गया कि ये दे तो देंगे, है ना। अगर वो नहीं दे सकते तो वो पहले बोल देते कि नहीं, इतनी नहीं है। जैसे कि प्राइमस में एक बार मैं गया था, मैंने उनको बोला था कि मेरी 50 हज़ार है, तो मुझे 60,000 मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी है। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि नहीं, इतनी सैलरी हम नहीं देते हैं, तो हम दे भी नहीं सकते हैं। तो आप इंटरव्यू देनी है तो दे दो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वापस सैलरी तो हमसे ही डिस्कस होनी है ना। तो उन्होंने पहले बता दिया था, लेकिन इनकी HR ने मुझे पहले यही बोला कि कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू दे दो, सैलरी का हम कर लेंगे। आपकी लास्ट सैलरी 45 है ना, तो उससे हम ज़्यादा ही देंगे। तो सैलरी मिल जाएगी आपको। अगर आपको बर्डन नहीं चाहिए, आप ये चाहते हो कि यार बड़े बड़े हॉस्पिटल में कर के काम ना दिमाग ख़राब हो गया है, अब चाहिए ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे सुकून हो, आराम की ज़िंदगी हो, ज़्यादा कुछ काम ना हो, जिन्होंने कुछ आगे सीखना नहीं है, मतलब जिन्होंने सीखना है वो तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, फोर्टिस जाओ, मैक्स जाओ, मेदांता जाओ। लेकिन जिन्होंने सब कुछ सीख लिया है, जो अब बस आराम से ज़िंदगी निकालनी है और ड्यूटी करनी है, तो उनके लिए ये बेस्ट हॉस्पिटल है। वर्कलोड की बात करूँ तो बहुत कम वर्कलोड है, मैक्स वगैरह के मुकाबले या मेदांता के मुकाबले कम वर्कलोड है यहाँ पे। और क्लासेस वगैरह भी ज़्यादा होती नहीं है यहाँ पे, है ना। तो क्लासेस ऐसा है कि हफ्ते में 1 या 2 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और उसमें भी इतना मतलब 100% ये नहीं है कि भाई आपको आना ही आना है क्लास में, जैसे मैक्स वगैरह में रूल रेगुलेशंस होती है, वैसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है ये। उसके बाद रेशो मतलब 1:8 1:7 तक जाती है वार्ड के अंदर, और ICU में 1:2 या 3। एमरजेंसी भी इनकी ठीक ठाक सी है देखने में, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से फील नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैंने देखा है तो ठीक ठाक से डिपार्टमेंट है, और थोड़ा सा पुराना हॉस्पिटल बना हुआ है, तो इसलिए वेल मेंटेन तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है, मतलब काम चलाऊ है। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको क्या है, सबसे पहले रिज्यूम अपना लेना है और HR में घुस जाना है। HR इनका बेसमेंट में था, लेकिन अभी परसों मैंने एक स्टाफ को भेजा, उसने मुझे बोला है कि फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। तो गार्ड से पूछ लेना कि HR कहाँ है। उस दिन तो बेसमेंट में था, अभी शायद फर्स्ट पे शिफ्ट हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे। तो गार्ड से बात कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद आपको HR में जाना है, वो एक मैडम होती है वहाँ पे, तो वही एक ही मैडम होती है शायद वहाँ पे HR में, तो वही आपकी इंटरव्यू लेंगी, वही आपका रिज्यूम देंगी। और फर्स्ट मॉक इंटरव्यू, थोड़ी सी इंटरव्यू आपकी वो करेंगे, मतलब आप कहाँ से हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है, ये वो क्या क्या काम करा आपने, है ना। उसके बाद आपको NS के पास भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए। NS मैडम से जब आप इंटरव्यू करते हो, तो अगर वो आपकी इंटरव्यू क्लियर होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वो पूछेंगे आपसे, और आपको हर क्वेश्चंस के लिए रेडी होना चाहिए, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है ना। और अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको अच्छे से रेडी होकर जाना है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर भी जा रहे हो तो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो उनको 2 सेकंड लगेगा आपको मना करने के लिए कि नहीं हम नहीं लेंगे, है ना।
मतलब अगर अच्छी नॉलेज है तो आपको वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो उनके पास सेकंड कोई रीज़न नहीं है आपको मना करने का, ठीक है। अगर आपकी इंटरव्यू करवा रहे हैं तो अगर मना करना होगा तो नीचे से पहले बाहर भेज देंगे कि हम नहीं ले रहे हैं। अगर एक बार ले लिया तो समझो फिर 100% ज्वाइनिंग करके ही आपको निकलना है, और 100% ज्वाइनिंग करके ही आप तब निकलोगे अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर नहीं है तो मैं बैठा हूँ, अब मेरे से कांटेक्ट करो। मैंने अपने अभी तक 1600 से भी ज़्यादा स्टाफ को लगवा दिया है, और सब स्टाफ को अच्छे हॉस्पिटल में लगवाया है, और उनकी आराम से इंटरव्यू भी क्लियर होती है। तो अगर आपको भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। सारी कोर्स की डिटेल वहाँ पे दे दूंगा। 2500 से कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको ये है कि मुझे जिसमें भी जाना है, मैं चाहता हूँ मेरी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो। ओनली दिल्ली एनसीआर में नहीं, अगर आप बाहर कहीं बंगाल वाली साइड से, जैसे बहुत सारे स्टाफ हैं मेरे जो बिहार से होते हैं, बंगाल से होते हैं, या फिर लखनऊ वाली साइड से, या पुणे महाराष्ट्र है ना इस साइड पे, या मुंबई में भी इवन अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू का मेन हम क्वेश्चंस की आज बात करेंगे। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। मैंने मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेडिकेशंस के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये हम बात करते हैं। देखो, मेडिसिन के राइट्स के बारे में पूछ सकते हैं, हाई रिस्क मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं। 5 दोनों याद रखना, ठीक है। उसके बाद इनके में डिफरेंस क्या है ये पूछ सकते हैं, और हाई रिस्क देने का प्रोटोकॉल क्या है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आईवी कैनुलेशन की बात करें तो कलर कोडिंग कौन सी वेन में लगाते हैं, या फिर प्रोसीजर में कैसा है कि मैं जब भी अपने स्टूडेंट से मॉक इंटरव्यू करता हूँ, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कैनुला लगाने के लिए आपको डॉक्टर ने बोला है, पूरा प्रोसीजर बताओ कैसे करोगे। तो वो सीधा मुझे बोलेंगे कि हम सामान रेडी करेंगे, उसके बाद आके हम क्लीन करेंगे और कैनुला लगाएंगे। दिस इज़ नॉट अ प्रोसीजर। ये तो आप ऐसा है कि मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसे निपटाने वाला काम कर रहे हो ना। तो फुल प्रोसीजर आप ऐसे दिमाग में सोचो कि मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को, है ना। सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन किया कि मैं ये कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर करूँगा, है ना। उसके बाद आपको सारी ट्रे लेके जानी है, सारी ट्रे रेडी करनी है, पेशेंट के पास जाना है। उसके बाद उसमें सारा टॉर्निकेट, सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। कैनुला अलग अलग साइज़ के होने चाहिए। उसके बाद आपको वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको बोलना है कि मैं वहाँ पे पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन कर लूँगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ को क्या होता है कि कोई मुझे देख रहा है तो वो हमेशा गलतियाँ करेगा। तो ज़्यादातर जब भी कोई प्राइवेट काम कर रहे हो, जैसे पेशेंट को फॉलिस डालना है या ऐसा कुछ कर रहे हो, यहाँ पे आप पेशेंट की मतलब आपको लगता है कि प्राइवेसी जो है जरूरी है, तो वो आप कर सकते हो। वहाँ पे तो करनी ही करनी 100%। लेकिन कैनुला में 50-50 आपका मन है तो आप करो, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ज़्यादातर मैंने स्टाफ देखा है कि मैं भी जब हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो मुझे भी पता है कि स्टाफ को अगर मैं बोलूँ कि सैंपल लेना है, इसका एबीजी का सैंपल लेना है, और मैं वहाँ पे ऐसा खड़ा हो जाऊँगा ना, ऐसे उनको देख रहा हूँगा, तो चाहे वो कितने भी परफेक्ट हो वो गलती कर देंगे, उनसे नहीं आएगा फर्स्ट ब्रेक में, है ना। ये होता है, ये सबके साथ ही होता है ना। तो ये चीज़ है, तो अगर आप वो करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आपको बोलना है कि मैं टॉर्निकेट बांधूंगा, उसके बाद मैं वेन देखूंगा, फिर उसके 70% कोल सैप लगाऊंगा, क्लीन करूंगा, फिर उसको सूखने देता हूँ 10 सेकंड के लिए, फिर मैं कैनुला ब्रेक करूंगा, स्टिलेट बाहर खींचूंगा, फर्स्ट फ्लैशबैक देखूंगा। तो ये सारा चीज़ें उसमें आती है, मतलब आपके प्रोसीजर में। तो मैंने तो अपने कोर्स में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद सीपीआर में ACLS के बारे में पूछेंगे, BLS के बारे में पूछेंगे, ठीक है। या फिर CPR अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसकी रेशो क्या है, वो सारी चीज़ें पूछेंगे, डेप्थ वगैरह सारी चीज़ें, है ना। इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए पूछेंगे, हैंड हाइजीन के बारे में पूछेंगे, उसके स्टेप्स पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आप हैंड हाइजीन के मूवमेंट्स है, 5 मूवमेंट, मतलब कब कब हैंड वॉश करनी है वो पूछेंगे। बैरियर नर्सिंग के बारे में पूछ सकते हैं, रिवर्स बैरियर नर्सिंग। तो ये सारे इन्फेक्शन कंट्रोल का पार्ट है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन ऑक्सीजन कैसे कैसे दे सकते हो पेशेंट को, ठीक है। दूसरा, अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कौन सी पोजीशन दोगे, इसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद हाइपोक्सिया जब होता है तो उस टाइम पे आप क्या करते हो पेशेंट को, ठीक है। या फिर वेंटिलेटर के बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे आप पेशेंट को मतलब कौन कौन से मोड पे डालते हैं जब पेशेंट आपके पास आता है ना। बहुत सारे ऑक्सीजन के ऊपर क्वेश्चंस है, तो कुछ कॉमन है जो मैंने आपको बताए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं ड्रग कैलकुलेशंस के ऊपर। ड्रग कैलकुलेशंस में क्या पूछते हैं, सबसे पहले मेडिसिन की कैलकुलेशन का रिटन पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने बोला है कि आपको 1 ग्राम देनी है, लेकिन आपके पास 250 mg ही अवेलेबल है, तो अभी आप कितनी दोगे, कितनी टैबलेट दोगे, है ना। तो वो आपको प्लस करना है, जैसे 250 है तो मतलब 4 देंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 मतलब 1 ग्राम में 1000 mg होता है, तो 4 टैबलेट देंगे, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर फ्लूइड के बारे में पूछ सकते हैं कि किसी डॉक्टर ने आपको बोला है कि 1 लीटर फ्लूइड 6 घंटे में देना है, ड्रॉप फैक्टर 15 है, तो कितने ड्रॉप पर मिनट होगी।
तो बहुत ईजी से मतलब इसकी कैलकुलेशंस है, ईजी से फॉर्मूले हैं, वो आप मतलब पढ़ के जाना, याद करके जाना। मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो में बता भी रखा है, तो अगर आप मेरे पहले से वीडियोस देखते हो तो आपको ये 100% आता होगा। नहीं आता तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर पूछते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नर्सेज नोट्स के लिए पूछ सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनिशियल असेसमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि जब पेशेंट आता है तो इनिशियल क्या असेसमेंट करते हो, कैसे करते हो। वो जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब इनिशियल असेसमेंट का एक पेपर होता है ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी होती है, कैसे करनी होती है वो, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। केयर प्लान अलग है, नर्सिस नोट्स अलग है। नर्सिस नोट्स में उस दिन में आपकी ड्यूटी में क्या क्या हुआ वो सारे नोट्स के अंदर आएगा। और नर्सिंग केयर प्लान पेशेंट की करंट जो भी प्रॉब्लम है, चाहे पेशेंट को पेन है, फीवर है, चाहे एंजाइटी हो रही है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप केयर प्लान बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। और एक आईसीयू के इक्विपमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि आईसीयू में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटर हो गया, सिरिंज पंप हो गए, ठीक है, वेंटिलेटर हो गया, तो बहुत सारे डीवीटी पंप हो गया। मतलब अगर मैं गिनने लग जाऊँ तो मुझे लगता है 50 से भी ऊपर हो जाएंगे सारे इक्विपमेंट्स। तो आपको जो जो याद आ रहे हैं आप वो याद करके रखना और उनको बताना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको रेडी करके जाने हैं। ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन मेरे कोर्स में ऑलरेडी एडेड है, तो नीचे व्हाट्सएप के नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोर्स ज्वाइन करना है। नहीं तो आप वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने फ्री में डाली हुई है, बस नोट्स बनाने पड़ेंगे और हो सकता है लास्ट की 100 वीडियो भी आपको देखनी पड़े, तब जाके आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे। लेकिन वही सारी चीज़ें एक ही कोर्स में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी और उसमें आपकी 100% आपकी ज्वाइनिंग भी रहेगी। प्लस कभी भी आपको 1 या 2 साल के बाद हॉस्पिटल चेंज करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।